सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना में ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी इस कक्षा में हिंदी व्याकरण विषय अव्यय या अलंकारिक शब्द को लेकर उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, अव्यय क्या है? अव्यय की संधि की जाए तो बनती है ने प्लस वे। आपने संधि की होगी और संधि में आपका ने संधि आती है निय, और उसमें आता है जब नहीं का नकारात्मक शब्दों के साथ अगर हम संधि करते हैं तो सबसे पहले ए लग जाता है। जैसे अव्यय है ने वे, इसका अर्थ है ने का नहीं और वे का अर्थ होता है खर्च, जो कभी खर्च ना हो। समझ में आया? जो कभी खर्च ना हो वो अव्यय कहलाता है। अव्यय की संधि ने जमा वे। ने का अर्थ नहीं से है और वे का अर्थ है खर्च करने से। तो प्यारे बच्चों, हमने इसका अर्थ जाना। अब अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय न है। व्यय का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि व्यय जो खर्च नहीं होता। हम व्यय करते हैं ना, हम वैसे कहते हैं कि हमने इतने रुपए व्यय किए, तो वो व्यय अर्थात जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ना ही वो खर्च होता है और उसमें कोई भी बदलाव ना आए। जैसे हम करते हैं धीरे धीरे, ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या कहा, धीरे धीरे को हम किसी रूप में खर्च नहीं कर सकते। अभी आपको परिभाषा के अनुसार भी बताऊंगी। तो वो क्या हुआ, अब जैसे धीरे धीरे आप चेंज किसी भी रूप में नहीं कर सकते, हर रोज नहीं चेंज कर सकते के कारण ये भी जैसा है वैसा ही रहता है। फिर और का हम नहीं कर सकते, औरों या औरों से या किसी भी रूप में नहीं, फिर भी ये शाबाश ही आदि। बच्चों, आपने समझा कि अव्यय जो कहीं भी खर्च ना हो, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे अगर अव्यय की परिभाषा देखें, जिन शब्दों में, अपूर्ण रूप से आपके सामने है पिक्चर, कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, विभक्ति, काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। कि जैसे एक बार फिर से, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न, कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। विकार कहाँ उत्पन्न नहीं होता? कुछ शब्द में जो खर्च नहीं होते। तो उदाहरण है, खिलाड़ी तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर हम तेज शब्द देखें, तेज को जाने कि तेज हमारा अव्यय है। तेज हमारा क्या है? अव्यय है। इसमें कोई खर्च नहीं हुआ, ना ये लिंग में चेंज हो सकता है, ना ये वचन में चेंज हो सकता है, ना ये काल में परिवर्तित हो सकता है कि अगर भूतकाल का है तो वर्तमान काल में बदल दिया जाए, अगर भविष्य में बदल दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही ये कारक में परिवर्तित होता है, किसी भी रूप में नहीं होता। जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। देखिएगा, आप सेंटेंस देखें तो हम परिवर्तन भी करके देखते हैं कि वो वही का वही है। खिलाड़ी तेज दौड़ता है, एक वचन खिलाड़ी है, दौड़ता है एक वचन में है, खिलाड़ी की क्रिया। अब यहाँ पर तेज दौड़ता है, अगर हम माने कि ये एक वचन है तो अब बहुवचन में परिवर्तित करके देख लें, खिलाड़ी तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पर दौड़ते हैं क्रिया से हमें
किसका बोध हो रहा है? बहुवचन का। तो खिलाड़ी के अनुसार क्रिया के अनुसार खिलाड़ी क्या है? यहाँ पर बहुवचन में है। तो तेज वैसा का वैसा है जैसा था एक वचन में भी और सॉरी ऊपर वाले वाक्य में भी और इस वाले वाक्य में भी तेज वही का वही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये कहीं भी खर्च नहीं हुआ। तो अब दूसरे उदाहरण को और देखें। वह साइकिल धीरे धीरे चला रहा है। अब ये जो वाक्य है ये क्या है? एक वचन में है। ये वाक्य किसमें है? एक वचन में है। लिंग वह पुल्लिंग का बोध करा रहा है, वर्तमान काल है और यहाँ पर भी क्या है? वह से कर्ता कारक का प्रयोग हो रहा है। साइकिल चला रहा है तो यहाँ पर हमें कारक का भी बोध हो रहा है। मगर जो ये धीरे धीरे शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखिएगा कैसे? अब इसको बहुवचन में ले, वे साइकिल धीरे धीरे चला रहे हैं। अब क्या है? वे साइकिल, साइकिल क्या है? एक वचन में है और वे बहुवचन आ गया, चला रहे हैं बहुवचन आ गया। कैसे? धीरे धीरे। जब हमारा प्रश्न कैसे के लिए उठे तो वहां पर हमें अव्यय का प्रयोग करना होता है। तो अब तीसरे उदाहरण से देख ले। तुम जोर से हंसे। तुम जोर से हंसे एक से अधिक का वर्णन है। तो यहाँ पर तुम बहुवचन में आ गया, हंसे बहुवचन में आ गया, जोर से। जोर से भी कोई परिवर्तन नहीं है क्योंकि ना ये जोरों से बन सकता है ना ये जोरी से बन सकता है। किसी भी रूप में लिंग वचन कारक काल में कहीं भी परिवर्तन नहीं हो सकता इसका। तो ये क्या रहेगा? जोर से ही रहेगा। और इसको एक वचन में लेकर चले, वह जोर से हंसा, फिर भी क्या रहा? जोर से। तो एक वचन में भी जोर से। इसी तरह धीरे धीरे का धीरो धीरो नहीं बनता, ऊपर तेज का तेजो नहीं बनता। हम किसी भी रूप में इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए जो कहीं भी चेंज, कहीं भी किसी रूप में परिवर्तन ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं। आपको अव्यय की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि अव्यय के भेद। आइए अब अव्यय के भेद देखें। अव्यय अर्थात अव्यय या अविकारी शब्दों के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं? आइए इस चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि वो 5 भेद कौन से हैं। पहला है क्रिया विशेषण। अव्यय या अविकारी शब्द का पहला भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक। तीसरा समूचय बोधक। चौथा विस्मय आदि बोधक और पांचवा निपात। तो बच्चों ये 5 भेद अव्यय के हैं जो अविकारी शब्द कहलाते हैं। उनको 5 भागों में बांटा है। पहले में क्रिया विशेषण लेंगे, दूसरे में हम संबंध बोधक लेंगे, तीसरे में हम समूचय बोधक, चौथे में विस्मयादि बोधक का प्रयोग होगा और पांचवें में होगा निपात का। तो सबसे पहले आज हम क्रिया विशेषण के बारे में ही जानेंगे। आइए क्रिया विशेषण के बारे में जानते हैं। क्रिया विशेषण, आइए इसकी परिभाषा। सबसे पहला उदाहरण पहला भेद था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा है? जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अचानक, जल्दी जल्दी, कल, अभी, वहां, कम, ज्यादा, ये क्या है? सब क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे बारिश अचानक हो गई, कैसे हो गई? अचानक हो गई। खरगोश कैसे चलता है? जल्दी जल्दी चलता है, वो भी क्रिया की विशेषता
अभी अभी आया, ये भी क्रिया की अभी अभी आना भी क्या है, कब आए, ये स्थान हम बोध कराता है। तो ये भी क्या है, समय का बोध करा रहा है। तो कब आए, अभी अभी आए, ये भी क्रिया की विशेषता है। वहां और कम ज्यादा, ये सब क्या है, क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब क्रिया की विशेषता के भेद देखें, क्रिया विशेषण के भेद देखें। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथे नंबर पर आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये चारों क्या है, क्रिया विशेषण के भेद हैं। कि सबसे पहले क्या आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति के बारे में, ढंग के बारे में बताएंगे। फिर दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान के बारे में बोध होता है। फिर है कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर काल का बोध होता है और सबसे लास्ट में क्या आता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उसकी परिमाण नाप तोल के बारे में बताया जाता है। तो बच्चों, ये आपके क्रिया विशेषण के 4 भेद मैंने आपको समझाए। अब इन चारों भेदों में से अब इन चारों भेदों का वर्णन करते हैं, उदाहरण के माध्यम से चारों भेदों को समझते हैं कि कैसे इन चारों भेदों का वर्णन होता है। तो सबसे पहले लेते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण को। रीतिवाचक क्रिया विशेषण सबसे पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा को देखें, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग को बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द हमारे पास आएंगे वो क्रिया के होने की या तो रीति या ढंग, तरीके का हमें बोध कराते हैं, ज्ञान करवाते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी जल्दी, तेज, यकायक, अचानक, धड़ाधड़, शांतिपूर्वक, जोर से, इस तरह के तेज तेज, इस तरह से जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एक बात है और है बच्चों, हमें अगर ये ना पता लगे कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है तो हमें पहचान करने के लिए एक क्वेश्चन बनाकर देखना चाहिए, एक प्रश्न बनाकर देखें हम कि अगर हम प्रश्न बनाकर देखें तो प्रश्न कहाँ बनेगा, क्रिया से पहले, क्रिया से पहले बनेगा और होगा कैसे का प्रयोग या किस प्रकार, कैसे या किस प्रकार पहचान के लिए क्रिया सबसे पहले कैसे या किस प्रकार लिखा जाए या बोला जाए, तब हमारा वो प्रश्न बनता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। जैसे अभी मैं इसका एक उदाहरण आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे वह ड्राम से गिरा। अब ड्राम से गिरा, वह कैसे गिरा, हम बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि दुविधा में है हम बहुत ज़्यादा कि ये कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या फिर ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो हमें पता ही नहीं लग रहा, हम बहुत दुविधा में है कि कैसे बताएं कि कौन सा विशेषण है। तो हम वाक्य को पढ़ते हुए उसका एक प्रश्न बनाएं, जो प्रश्न बने कैसे या किस प्रकार से। जैसे अभी मैंने वाक्य लिया था, वह ड्राम से गिरा। अब ड्राम से गिरना, कैसे गिरा, किस प्रकार गिरा, यह प्रश्न हमारा बन रहा है। वह कैसे गिरा, ड्राम से गिरा, उत्तर हमें मिल रहा है ड्राम से गिरा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरा वाक्य देखिए, खरगोश तेज तेज दौड़ता है। खरगोश कैसे दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है हमारी, और फिर हमने उससे पहले क्वेश्चन लगाकर देखा कैसे से हमें प्रश्न बनता है और फिर हमने उसका उत्तर दिया खरगोश तेज तेज दौड़ता है। ये हमारा
हमारी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये एक तरीका है, ढंग है, इसे हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरा उदाहरण था हमारा क्रिया विशेषण का स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा उदाहरण कौन सा था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसकी भी परिभाषा देखें, जो शब्द क्रिया के होने के स्थान या दिशा का, जो होने के स्थान या दिशा का बोध कराए, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, यह पुस्तक यहाँ रख दो, वह वहाँ जाएगा, तो इस प्रकार तुम ऊपर चले जाओ, वह नीचे आ जाए। इस प्रकार के जो शब्द हैं, ऊपर नीचे, यहाँ वहाँ, दाएं बाएं, इधर उधर जैसे शब्द हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब इसके हमें इसको भी हम कैसे पता करें कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो हम इसको भी प्रश्न के माध्यम से पता लगा सकते हैं। इसमें प्रश्न कहाँ का प्रयोग होता है, स्थानवाचक में कौन सा प्रश्न प्रयोग होता है, कहाँ, वह कहाँ जा रहा है, पुस्तक कहाँ रखी है, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ का प्रयोग, ठीक है। तो तुम कहाँ जा रहे हो, पुस्तक कहाँ रखी है। तो इस प्रकार कहाँ प्रश्न लिखने बोलने से हमें अगर उत्तर मिल जाता है, तो वो किस प्रकार से होता है, वो क्या कहलाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण का हम उदाहरण के माध्यम से देखें, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उसको हम वाक्य को देखें और वाक्य के बाद हम जानेंगे कि किस प्रकार हम प्रश्न लगाकर देख सकते हैं। देखिएगा, सारा सामान यहाँ रखो। अब मैं दुविधा में हूँ कि इस वाक्य को मैं क्या रीतिवाचक बताऊं, परिमाणवाचक बताऊं या कालवाचक बताऊं या मैं स्थानवाचक बताऊं। तो मुझे प्रश्न करना पड़ेगा, सारा सामान कहाँ रखो। तो कहाँ प्रश्न में बोलते ही मुझे ज्ञान हो जाता है, मुझे बोध हो जाता है कि यह क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में ही आएगा। और क्या है यहाँ, क्योंकि यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण का ही उदाहरण है। अब दूसरे वाक्य से देखें, थोड़ा सा बाएं सरको, थोड़ा सा बाएं सरको, इसमें भी दुविधा है, इसको भी हम उसी प्रकार देख सकते हैं। थोड़ा सा कहाँ सरको, बाएं सरको, ठीक है। तो बाएं हम लोग सरक जाते हैं, थोड़े से बाएं, तो बाएं कहते ही हमें स्थान का बोध हो रहा है और प्रश्न भी हमने करके देख लिया, तो इसका उत्तर बड़े हम आसान तरीके से दे सकते हैं कि बाएं सब स्थानवाचक में आता है। यह है वाक्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण का है। तीसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा को देखें इसकी, जो शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराए उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, अब, लगातार, प्रतिदिन, हर रोज, कल, परसों, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो हमें समय का बोध कराते हैं और इन्हीं को हम कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत लेते हैं। हम असमंजस में हैं कि दुविधा में है कि हम कैसे पहचान करें। उसकी पहचान के लिए हम क्रिया से पहले, क्रिया शब्द से पहले क्या लगाकर देखें, कब लगाकर देखें और उससे जो हमें उत्तर मिलेगा वह हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब देखिएगा, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखती हूँ, वह प्रतिदिन सैर करता है। अब इस वाक्य को हम सोच रहे हैं, द्विधा में है कि हम इसका उत्तर क्या लिखें, कालवाचक क्रिया विशेषण लिखें, परिणामवाचक क्रिया विशेषण लिखें या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसको पढ़कर उसका प्रश्न बनाकर देखना है
अगर प्रश्न कब लगकर हमारा बन रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। वह प्रतिदिन सैर करता है, हमने क्या लगाया, वह प्रतिदिन सैर करता है। वह कब सैर करता है, प्रतिदिन। अब कब आया, वह कब सैर करता है, सैर करना गए क्रिया है और उससे पहले कब आ गया वो लगने से हमारा क्या है, उत्तर बना प्रतिदिन। और यह वाक्य हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण का है। अब एक और वाक्य ऐसे देखते हैं हम, प्रतीक दिल्ली से आज आया। प्रतीक दिल्ली से आज आया। अब प्रतीक दिल्ली से कब आया, हमने क्वेश्चन बनाकर देखा कि प्रतीक दिल्ली से कब आया। आना क्या है, क्रिया है, क्रिया से पहले कब का प्रयोग हुआ, तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध हो गया अच्छे से कि कालवाचक क्रिया विशेषण का हमें पता कैसे लगे। समय का बोध होता है, कब प्रश्न लगाकर हम उत्तर देखें तो हमें पता लगेगा कि कालवाचक क्रिया विशेषण। अब चौथे भेद की ओर चलते हैं। हमारा क्रिया विशेषण का चौथा भेद है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इसकी भी परिभाषा को देखें, जो सब क्रिया के परिणाम अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रियावाचक विशेषण कहते हैं। कि हम कितनी मात्रा है, कम है, ज्यादा है, अधिक है, नाप तोल का जहाँ हमें ज्ञान होता है, लीटर के हिसाब से या नापने के हिसाब से मीटर का बोध हो गया कि 1 मीटर कपड़ा ले आए, तो वो हमारा क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसको भी हमें जैसे इतना उतना, लगभग, थोड़ा, अधिक, ज्यादा, खूब आदि, इसकी भी पहचान के लिए हम क्रिया से पहले कौन सा प्रश्न लगाकर देखें, कितना या कितनी का प्रश्न बनाकर देखें। जब हम दुविधा में हो कि हम क्या करें, वाक्य को कैसे बताएं कि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है या कालवाचक क्रिया विशेषण, तो हम जब वाक्य के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कि कितना या कितनी, क्रिया से पहले इस शब्द का प्रयोग हो तो उसका उत्तर हमें जो भी मिलेगा उससे हमें पता लगेगा कि ये वाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का है। आइए वाक्य के अनुसार देखें, तुम खूब हंसते हो। अब ये वाक्य है, तुम खूब हंसते हो। हंसना क्या होगी, क्रिया है, और उसमें कितना हंसते हो हमने जाना था कि पहचान करने के लिए क्या है, क्रिया से पहले कितना या कितनी का प्रयोग होना चाहिए, तो हमें उत्तर जो मिलेगा वो हमारा होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हमने क्वेश्चन बनाया, तो इतना हंसते हो, इतना आया, उसका उत्तर क्या मिला, खूब। तो ये वाक्य हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तुम खूब हंसते हो। अब दूसरा वाक्य देखिए, बबली बहुत बोलती है। बबली कितना बोलती है, बहुत बोलती है। ये भी प्रश्न हमारा कितना से निकलता है और इसका उत्तर मिलता है बहुत। तो इन दोनों वाक्यों से हमें पूर्ण रूप से बोध हो गया कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में मात्रा का या परिमाण का जब बोध हो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हमने क्रिया विशेषण के चारों भेदों को किया। अब एक हमारा बनता है विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। क्रिया और विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है, इसमें हम अपनी परिभाषा के माध्यम से बताएंगे। विशेषण किया था, जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो सब क्रिया की विशेषता बताई उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए अब इसको भी जान लें, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। देखिएगा, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई वे विशेषता को प्रकट करते हैं, वे विशेषण होते हैं, और जो सब क्रिया की
विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण तथा जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो विशेषण कहलाएंगे, जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। आइए उदाहरण से देखें कि हम कैसे अंतर कर सकते हैं। मिल्खा सिंह तेज दौड़ाक थे। कौन तेज दौड़ाक थे? मिल्खा सिंह। तो यहाँ मिल्खा सिंह की विशेषता तेज दौड़ाक होना बताई गई है, तो वो विशेषण कहलाया। अब दूसरा है, इसी का वाक्य बनाए दूसरा, मिल्खा सिंह तेज दौड़ते हैं। दौड़ना यहाँ क्या है? क्रिया है। दौड़ना यहाँ क्या है? क्रिया है। और उसकी विशेषता कितना कैसे तेज दौड़ते हैं, कैसे लगाने से हमने बताया तेज दौड़ते हैं, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण। अब एक उदाहरण से और हम जाने दोनों में अंतर। आज मैंने बहुत खाना खाया। मैंने बहुत खाना खाया। अब बहुत क्या है? मैंने खाया। क्या कितना? बहुत खाया। तो यहाँ पर विशेषण हो गया बहुत। और मैंने बहुत खाया, यहाँ तो खाना था, कर्म कर रहे हो खाने का, और यहाँ पर खाया क्रिया है। तो इसमें दोनों में अंतर आ गया कि यहाँ पर क्रिया के साथ पहले बहुत लगा, कितना खाया? बहुत खाया, परिमाणवाचक क्रिया के अनुसार आ गया। तो यहाँ बहुत क्रिया विशेषण में आया। और यहाँ बहुत खाना, भोजन जो है बहुत ज्यादा था, तो मैंने खाया, तो यहाँ पर मैंने की विशेषता बहुत आ गया, तो ये विशेषण है। आपको मैंने दो उदाहरणों से विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अव्यय या अविकारी शब्द का भेद, तो उन भेदों में से भी हमारा सबसे पहले जो भेद था वो था रीतिवाचक क्रिया विशेषण, फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फिर कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और उसके बाद हमने बता दिया कि विशेषण, हमने समझा कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। उम्मीद करती हूँ ये सारा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी पाठ का, इसी विषय को हम अगली कक्षा में अगले भेदों के साथ, अविकारी शब्द के आगे के भेदों के साथ करेंगे। तब तक के लिए विराम। पढ़ते रहें, काम को समय पर करते रहें।